हम लोग ने बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स शायद स्टार्ट किया था। वी डिड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू गवर्नमेंट। इकोनॉमिक्स में इसका क्या इंपॉर्टेंस हमने ये भी पढ़ लिया था। देयर आफ्टर हमको स्टार्ट करना था आज इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक प्लानिंग। तो अब ये जो हमने पैराग्राफ पढ़ा था दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर द गवर्नमेंट, and now what we are going to study is the importance of statistics in economic planning. प्रैक्टिकली दोनों का मतलब एक ही होता है, क्योंकि इकोनॉमिक प्लानिंग करने वाली बॉडी कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट के ढेर सारे डिपार्टमेंट से जो ये काम करते हैं अपनी जनरल नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए, इन दो डिपार्टमेंट्स का नाम लिख लीजिए चिल्ड्रन। दैट डिपार्टमेंट विच कलेक्ट द डेटा, इसे बोलते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नया नाम इसका है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। देन दे गिव द डेटा टू सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये उस डेटा को अपनी नीड के अकॉर्डिंगली इस्तेमाल करते हैं। ये रिसर्च रिपोर्ट एंड ऑल दैट आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप बोल सकते हैं कि एनएसएसओ का काम सो कॉल्ड प्राइमरी डेटा कलेक्शन, सेकेंडरी डेटा कलेक्शन का होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था ना एक बार प्लूरल एस्पेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड सिंगुलर। तो प्लूरल में आपने पढ़ा था कलेक्शन ऑफ डेटा, क्योंकि उसी में काम सबसे ज्यादा है। तो जो प्लूरल एस्पेक्ट है दैट इज टेकन केयर बाय एनएसएसओ। उसके बाद जब एक बार डेटा आ गया, अब उसका एनालिसिस करना है, वेरियस मेथड्स यूज करने हैं कैलकुलेट करने के, उसको इंटरप्रेट करना है, मीन, मीडियन, मोड, इंडेक्स नंबर, कोरिलेशन एंड ऑल दैट। ये जितना काम है ये कौन करता है? ये काम सीएसओ करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। गॉट इट? देन अकॉर्डिंगली जिसे डेटा चाहिए उसे डेटा गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट देते हैं एंड अकॉर्डिंगली दे यूज इट। लाइक एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। डेटा रिलेटेड टू इन्फ्लेशन इज यूजफुल फॉर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सर क्यों, इनके लिए क्यों जरूरी है? छोटा सा एग्जांपल लेंगे। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? अ पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसेस और फॉलिंग प्राइसेस? प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट शुड डू समथिंग, या हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे? गवर्नमेंट शुड डू समथिंग। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डांस करेगी? देन दे विल टेक एफर्ट्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। अब भाई मार्केट में प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं? एक सिंपल सा रीजन है, किसी भी चीज की डिमांड ज्यादा है उसकी सप्लाई से। डिमांड जब ज्यादा होती है बच्चों मार्केट में, तो मार्केट में फिनोमेना अप्लाई होता है व्हाट इज कॉल्ड एज शॉर्टेज का। आई रिपीट चिल्ड्रन, मार्केट में फिनोमेना अप्लाई किस चीज का होगा? शॉर्टेज का। एंड शॉर्टेज के केस में प्राइसेस विल गो अप और प्राइसेस विल कम डाउन। प्राइसेस विल गो अप। इतनी बात सबको समझ में आ गई? इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो अपनी कॉपी में जरा इस बात को नोट डाउन कर लीजिए, दैट इन केस ऑफ इन्फ्लेशन प्राइसेस विल गो अप, जैसे मैंने नोट डाउन किया है। इतनी बात सबको समझ में आती है? कैसे हम प्राइस को कम करवाएं? पहला रीजन सुनिएगा बहुत ध्यान से। इन्फ्लेशन किस वजह से हुई थी बच्चों? डिमांड ज्यादा थी और सप्लाई कम थी। तो अगर हम सप्लाई के बराबर डिमांड कर दें कुछ भी करके, तो इन्फ्लेशन विल बी कंट्रोल। तो यहां पे गवर्नमेंट या तो उन चीजों को बाहर से इंपोर्ट करे जो इंडिया में शॉर्ट है, तो जब वो शॉर्टेज खत्म हो जाएगी अपने आप महंगाई खत्म हो जाएगी। बट इसमें तो दूसरी कंट्री को भी हमारा साथ देना पड़ेगा, नॉट नेसेसरली कि वो हमारा साथ दें। तो भाई ये एफर्ट तो फ्रूटफुल नहीं है। व्हाट वी कैन डू, डिमांड मार्केट में ज्यादा क्यों है? बिकॉज पीपल हैव मनी टू स्पेंड। तो अगर उनके खर्चे करने की कैपेसिटी को कम कर दिया जाए, उनकी टांग काट दी जाए, वो छत पे जाके पतंग उड़ा ही नहीं पाएंगे। तो व्हाट वी कैन डू टू कंट्रोल इन्फ्लेशन? एकदम सिंपल सा इफेक्ट है, हम टैक्स रेट बढ़ा देंगे। सर कौन सा टैक्स? इनकम टैक्स की जीएसटी, प्रैक्टिकली दोनों। जीएसटी बढ़ाएंगे तो सर सामान इससे और महंगा हो जाएगा। वेरी गुड, और महंगा हो जाएगा। कुछ लोग हो सकता है इसको खरीदे ही ना। जब पब्लिक सामान खरीदने जाएगी नहीं तो ऑटोमेटिकली डिमांड विल कम डाउन। बट ये एफर्ट उतना फ्रूटफुल नहीं होता है। हमें करना क्या पड़ेगा? हमें इनकम टैक्स का रेट बढ़ाना पड़ेगा। तो अभी अगर इंडिया में हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स इनकम टैक्स का 30% है और बाजार में महंगाई बहुत ज्यादा है, तो हम उसको इंक्रीज कर देंगे व्हाट चिल्ड्रन? 45%। तो पहले आपके पापा 1 लाख रुपए कमाते थे, सरकार 30,000 ले जाती थी, 70,000 खर्च करते थे। अब आपको पापा 1 लाख कमा रहे हैं, सरकार 45,000 ले जाएगी। योर फादर विल बी हैविंग हाउ मच मनी टू स्पेंड? 55। और पहले सो कॉल्ड कितना खर्च करते थे? 70।
तो कितनी पापा की पैसा खर्च करने की कैपेसिटी कम हो गई? अब ये पैसे है ही नहीं उनके पास, गवर्नमेंट ले गई है। तो जब पैसे नहीं, क्या हम जाके बाजार में सामान खरीद पाएंगे? नो, डिमांड विल ऑटोमेटिकली कम डाउन। एंड जब डिमांड कम हो जाएगी तो मार्केट में कस्टमर होगा नहीं, तो सेलर के पास जो स्टॉक बचा है वो उसे बेचने के लिए क्या करेगा? प्राइसेस को कम करेगा। इज दैट क्लियर? दूसरा तरीका क्या हो सकता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का? जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बोरोइंग पे होता है चिल्ड्रन, किस पे? बोरोइंग पे, उसको बढ़ा दो। पहले गवर्नमेंट 9% पे लोन देती थी, नाउ इट इज डिसाइडेड कि हम 14% पे लोन देंगे। तो अब लोन लेना लोगों के लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा, बिकॉज पहले जो भी लोन लेता था वो 9% इंटरेस्ट देता था, अब कितना देना पड़ेगा? 14%। तो जब आपके लिए लोन लेना महंगा हो जाएगा, आपको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जाएंगे आप बैंक में लोन लेने के लिए? नो, लोग बैंक में लोन लेने जाएंगे नहीं। लोन लेने जाएंगे नहीं तो लोन उनको मिलेगा नहीं, पैसे उनके पास आएंगे नहीं। पैसे आएंगे नहीं तो खर्च क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। ऑटोमेटिकली मार्केट में जो गुड्स की डिमांड थी, लोन मिलना बंद हो गया, पैसे की सप्लाई बंद हो गई, डिमांड विल गो डाउन और वो सप्लाई के बराबर आ जाएगी एंड इन्फ्लेशन विल बी कंट्रोल्ड। तो डेटा इस तरह से डिपार्टमेंट्स यूज करते हैं। लॉजिक अंडरस्टूड? स्टैटिस्टिक्स ही ना होती, डेटा ही ना होता, क्या हम कंट्रोल कर पाते इन्फ्लेशन वगैरह? कुछ भी नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। समझ गए सब लोग? कॉपी डाउन क्विकली चिल्ड्रन। तो पीपल अंडरस्टूड हाउ इन्फ्लेशन कैन बी कंट्रोल चिल्ड्रन? पीपल अंडरस्टूड कैसे ये डेटा यूजफुल होगा? चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस अगेन। तो हेडिंग आप लिखेंगे अपनी कॉपी में, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इकोनॉमिक प्लानिंग में इंपॉर्टेंस क्या है ये मैंने आपको दिखा तो दी, बट जो फॉर्मली यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है एक बार उसका भी ज्ञान अर्जन कर लेते हैं। तो भाई इकोनॉमी में अगर रेट ऑफ ग्रोथ फास्टर चाहिए तो हमें इन फिगर्स की जरूरत है। गॉट इट क्लियर? हम असेस कर पाएंगे कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, एंड देयर आफ्टर वी कैन आल्सो हैव अ ग्लांस लुक एट क्रूशियल एरियाज लाइक इंक्रीजिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जहां पे हमको करेक्शन तुरंत करना है। तो यू कैन राइट फर्स्ट पॉइंट, द नीड फॉर फिगर्स एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स। Second point, to assess the availability of resources. And third point, to reveal crucial aspects. Quickly put these headings. What is the importance of statistics in business? Or you can write children the importance of statistics to businessmen. अब भाई बिजनेसमैन को इसकी क्या जरूरत है? बिजनेसमैन को अगर एक नया बिजनेस सेंटर ओपन करना है तो दे विल सी टू इट कि लोकेशन कैसा है, आउटपुट कितना होगा, इनपुट्स अवेलेबल होंगे कि नहीं होंगे। मान लीजिए आपको एक स्टील प्लांट लगाना है बच्चों, तो आप नोएडा में सेटअप करेंगे या बोकारो में सेटअप करेंगे? बोकारो, वहां पे वाटर सप्लाई, रॉ मटेरियल सप्लाई इज इजी। अगर मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट वालों को इंडिया में लेट अस से एक अपना ऑफिस सेटअप करना है, तो वो बेंगलुरु कर्नाटका जैसे स्टेट्स में सेटअप करेंगे, बेंगलुरु जैसे शहर में, हैदराबाद में, या जम्मू एंड कश्मीर को चूज करेंगे? हैदराबाद। हाँ, अगर उनको बम पटाखा बनाना है तो जम्मू एंड कश्मीर ठीक है, बट अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करना है तो भाई बेंगलुरु इन कर्नाटका, कर्नाटका में है ना भाई बेंगलुरु, गॉट इट क्लियर? या हैदराबाद चले जाएंगे, वहां क्या फायदा है सर? वहां पे जनरली लोग जाते हैं जॉब्स वगैरह के लिए, तो अच्छे बच्चे जो इंजीनियरिंग करके जाएंगे जॉब के लिए वो जम्मू कश्मीर तो जाएंगे नहीं, सिक्किम मणिपाल तो जाएंगे नहीं, गुजरात तो जाएंगे नहीं, कहाँ जाएंगे? बैंगलोर जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनके जैसा काम उनको वहीं मिलेगा। बट मान लीजिए कि आपको साड़ी की एक फैक्ट्री सेटअप करनी है, तो इधर यू विल गो टू चेन्नई, या वाराणसी जाएंगे, या आप सूरत में प्लांट सेटअप करेंगे। क्या आप साड़ी की फैक्ट्री को सो कॉल्ड हैदराबाद में सेटअप करेंगे? ना वहां पे आपको काम करने वाले वर्कर्स मिलेंगे और ना आपको मार्केट मिलेगी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। और सर किसी को मान लीजिए दुनिया को बेवकूफ बनाना है तो वो यूपी में आके रह सकता है, बिहार में आके रह सकता है। ओके, टैक्सेस क्या है, साइज क्या है, मार्केट शेयर क्या है, और टर्नओवर कितना होगा, तो सारा डेटा बिजनेसमैन बिजनेस सेटअप करने से पहले क्रॉस चेक करता है। तो मारुति ने अपना सबसे पहला प्लांट जो सेटअप किया इंडिया में चिल्ड्रन, दैट वाज सेटअप इन ना गुजरात नहीं, गुड़गांव में सेटअप किया था। गॉट इट क्लियर? बट Hyundai वालों ने जब अपना प्लांट सेटअप किया तो उन्होंने गुड़गांव लोकेशन क्यों नहीं चूज की? इसलिए नहीं चूज की क्योंकि उनकी कार में जो इनपुट्स लगने हैं वो गुड़गांव पे अवेलेबल होना वॉज प्रिटी डिफिकल्ट। तो उनको लगा
कि चलिए फैक्ट्री कहीं महाराष्ट्र के साइड पे सेटअप करते हैं, या उनका मान लीजिए ज्यादा बिजनेस एक्सपोर्ट का रहा होगा, तो उनको लगा नोएडा में अगर कार बनाएंगे तो एक्सपोर्ट करने के लिए शिपिंग चैनल्स पे आना पड़ेगा, वो बहुत दूर है, बट अगर महाराष्ट्र के आसपास फैक्ट्री लगा लेंगे तो एक्सपोर्ट करना विल बिकम बिट इजियर। मान लीजिए आपको टी का असेंबलिंग स्टार्ट करना है, चाय की पैकिंग का प्लांट लगाना है, तो जहां पे चाय उगती है वहां पे लगाएंगे या वहां से बहुत दूर? जहां पे चाय उगती है, तो सिक्किम में चाय की खूब खेती होती है। कॉफी का रोस्टिंग प्लांट आपको लगाना है तो आप केरला की साइड पे अपना प्लांट सेटअप करेंगे, क्योंकि कॉफी पता लगा आपने ये जूट बैग में पैक करवाई, प्लांट लगा लिया आपने नोएडा में, तो रास्ते में चोरी हो सकता है, कॉफी के बीन्स खराब भी हो सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, केरला में ही रोस्टिंग प्लांट लगाएंगे, वहीं पे क्रशिंग यूनिट सेटअप कर लेंगे, वहीं पे पैकिंग यूनिट सेटअप करेंगे और वहीं से कोशिश करेंगे इंडिया में और अब्रॉड एक्सपोर्ट कर दे। क्यों? क्योंकि सर वहां पे इनपुट इजीली मिल जाएगा, आई रिपीट वहां पे इनपुट। प्लस साउथ इंडिया के लोग ज्यादातर कौन सा बेवरेज प्रेफर करते हैं टी और कॉफी के कंपैरिजन में? दे प्रेफर मोर ऑफ कॉफी, तो आपको लोकल क्लाइंट्स भी वहां पे मिल जाएंगे। तो ये बातें आपको कैसे पता लगेंगी? रात को आपको सरस्वती जी का सपना आएगा, लक्ष्मी जी का? नो, आपको एक डेटा पढ़ना पड़ेगा। तो जब आप डेटा एक्सेस करेंगे देन यू विल नो कि कहां पे क्या इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? अब मान लीजिए आपको यूट्यूब लेक्चर बनाना है हिंदी के ऊपर, हिंदी सिलेबस के ऊपर, तो आप ज्यादा साउथ इंडियन क्लाइंट्स को पकड़ना चाहेंगे या नॉर्थ इंडियंस को? नॉर्थ इंडियंस को पकड़ेंगे। साउथ इंडियन को, नॉर्थ इंडियन कोई भी आपका चैनल फॉलो नहीं करेगा। क्यों? ऑलरेडी हिंदी इन्वेंटेड देश प्रदेश है, तो यहाँ पे लोगों को हिंदी का प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गया? अगर आप साउथ इंडिया में रह रहे हैं और आपको मान लीजिए यूट्यूब चैनल फेमस करना है एजुकेशन से रिलेटेड, तो मैथ्स का चैनल बनाएंगे या हिंदी का चैनल बनाएंगे? मैथ्स का, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में मैथ्स पढ़ने वाले बच्चे बहुत ढेर सारे हैं और साउथ इंडिया में मैथ्स पढ़ाने वाले अच्छे स्कॉलर्स आपको मिल जाएंगे। तो इनपुट साउथ इंडिया से मिलेगा और आउटपुट कहां होगा? नॉर्थ इंडिया में। तो ये सारा डेटा आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। समझे? जब भी एप्पल वाले नया आईफोन लॉन्च करेंगे तो पहले बच्चों वो मेट्रो सिटीज में लॉन्च होगा, लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु एंड ऑल दैट, या वो प्रतापगढ़ जाते समय रास्ते में गांव होता है भूपिया मऊ, वहां लॉन्च करेंगे मेट्रो सिटीज में। तो क्या हमारे वो जो कौन है, वो कुकर नाम है जिसका, टिम कुक, टिम कुक साहब को कैसे पता लगा? कैसे पता लगा? वो डेटा देखें कहां पे इस प्रोडक्ट की क्लाइंटल ज्यादा है। आज से 10 साल बाद जब उनको लगेगा कि भाई यूपी में भी हमारे 1-2 स्टोर्स होने चाहिए, अभी तो खैर नोएडा में वो डीएलएफ साकेत मॉल कौन सा है वहां पे स्टोर है, नोएडा यूपी में ही आता है, बट और इंटीरियर ऑफ यूपी में तो हो सकता है वो लखनऊ, बनारस, प्रयागराज में भी अपना स्टोर सेटअप करे। समझा? टिम कुक आपका तो नाम सुना होगा ना सबने, आए थे इंडिया, कह रहे थे मेरे से मिलना है, मैंने नहीं, मेरे पास समय में नहीं है। बाद में पता लगा क्यों मिलना चाहते थे, पहले गए सिद्धि विनायक दर्शन किए, अंबानी और अडानी से मिले, फिर बोले वो पप्पू मोबाइल के पास लेके चलो, तो उससे क्या काम है, उससे पूछना है कि 300 रुपए में आईफोन अनलॉक कैसे करता है, तो उसको मैं अपनी कंपनी में नौकरी दूंगा। तो ये डेटा भी इन सबके पास होता है, हैकर्स का भी डेटा होता है कि भाई इन लोग को अपनी कंपनी में रख लो, क्योंकि इनके पास टेक्निक है, इनके पास टेक्निक है, और इस टेक्निक को अगर हम रिजॉल्व कर लें तो हमारा प्रोडक्ट और अच्छा बन जाएगा। खैर, पहला पॉइंट समझ में आ गया बच्चों? एस्टिमेटिंग डिमांड फॉर प्रोडक्ट। मान लीजिए कि आप क्रैकर्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और आए दिन ये दीपावली के पहले चालू हो जाएगा नाटक, डोंट बर्स्ट क्रैकर्स, एनवायरमेंट फ्रेंडली वगैरह वगैरह वगैरह, दुनिया का नाटक चालू है। कहां से आया ये? यूएस, यूके, चाइना, जापान से। इतना कार्बन एमिशंस करते हैं, बैंड बजा दी उन्होंने अपने वो, अरे कवर जो है धरती क्या बोलते हैं उसको, ओजोन लेयर, बैंड बजा दी ओजोन लेयर की। अब दूसरे कंट्री से नहीं, आप ये काम मत करिए, हम तो इतनी गंदी हरकत कर चुके हैं। तो सो कॉल्ड अब आपको डिमांड नोटिस करनी है। अगर आपको पता लग जाए कि गवर्नमेंट ने चालान लगा दिया, जैसे दिल्ली में था ही कि आप अगर पटाखे बजाएंगे तो चालान कट जाएगा, तो क्या दिल्ली की डिमांड अब होगी हमारे क्रैकर्स की? नो। तो हम अब जो प्रोडक्शन करेंगे वो दिल्ली की डिमांड को उसमें से माइनस करके करेंगे। अगर पता लग जाए स्मार्टफोन कंपनीज को कि आधार से डेटा फेच होगा तभी मोबाइल एक्टिवेट होगा, नहीं तो एक्टिवेट होगा ही नहीं, बिकॉज हमें रेस्ट्रिक्ट करना है 12 साल से नीचे के बच्चों को स्मार्टफोन देना, उनकी आईसाइट का बैंड बजा जा रहा है इंडिया में, एक स्टडी हुई मान लीजिए ऐसी। तो इन दैट केस कंपनीज विल असेस दैट आवर डिमांड इज गोइंग डाउन और गोइंग अप, डिमांड इज गोइंग डाउन, तो उसके हिसाब से वो अपना प्रोडक्शन प्लान करेंगे। समझ गए सब लोग? प्रोडक्शन प्लानिंग मैंने आपको बता ही दिया। सो जब आपको लग रहा है कि भाई 100 यूनिट बनाने में आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, सर ये क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस।
100 से 150 बनाएंगे तो बढ़िया प्रॉफिट कमाएंगे, और अगर 99 यूनिट्स बनाते हैं तो वील सफर लॉस। क्या करेगा बिजनेसमैन? 100 से ज्यादा बनाने की कोशिश करेगा, बट अगर मार्केट में डिमांड कम भी है तो वो 100 से नीचे आउटपुट नहीं लेके जाएगा, क्योंकि उससे कम बनाने में क्या होता है? लॉस। मेनी अ टाइम्स पीपल मस्ट हैव हर्ड कि इंडिया में कोक और पेप्सी को हजारों करोड़ का लॉस होता है हर साल, ये सो नो चिल्ड्रन? तो क्वेश्चन अराइजेस कि हजारों करोड़ का अगर नुकसान हो रहा है तो क्या सर इन्हें टॉमी और मोती ने काटा, अपना बिजनेस चलाए जा रहे हैं? क्योंकि बच्चों ये जब बिजनेस बंद कर देंगे ना तो लॉस उससे भी कहीं ज्यादा होगा, उससे भी कहीं ज्यादा होगा। इसका मैं एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं बच्चों। ये एग्जाम्पल वैसे तो अभी आपको लास्ट के चैप्टर्स में पढ़ना है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, बट यहाँ पे आप समझ लेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आई होप सो द वर्ड रेवेन्यू इज वेल अंडरस्टूड बाय एवरीबडी, जिसे क्या बोलते हैं हम? सेल्स। कॉस्ट शब्द भी लोगों को पता ही होगा। चलिए, आप कॉपी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। रेडी चलो। कॉस्ट को मैंने दो टुकड़ों में बांट दिया है। वन इज कॉल्ड एज बच्चों फिक्स्ड कॉस्ट एंड अदर इज कॉल्ड एज वेरिएबल कॉस्ट। हम प्रोडक्शन करें चाहे ना करें, हर हाल में हमको खर्च करना ही है ये 3 रुपए। 7 रुपए तब खर्च होगा जब गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, नहीं प्रोड्यूस करेंगे तो खर्चा बच जाएगा। सो दैट कॉस्ट विच इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन आउटपुट और डिक्रीजेस विद द डिक्रीज इन आउटपुट, हम उसे क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। दैट कॉस्ट विच रिमेन्स फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ बनाओ चाहे ना बनाओ, दैट इज नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट। ध्यान से सुनिएगा। तो 7 + 3 कितना हो जाता है बच्चों? 10। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। 12 रुपए में प्रोडक्ट बन रहा है और 10 रुपए में बिक रहा है। यू आर मेकिंग प्रॉफिट और सफरिंग लॉस। मेकिंग प्रॉफिट और सफरिंग लॉस। कितने का प्रॉफिट हुआ? 3 रुपए का। ओ सॉरी, 2 रुपए। प्रोडक्ट 11 रुपए में बन रहा है बच्चों, सॉरी बिक रहा है, और 10 रुपए में बन रहा है। व्हाट इज योर प्रॉफिट? 1 रुपी। 10 रुपए में बन रहा है और 10 रुपए में बिक भी रहा है, क्या आपका कोई प्रॉफिट है? इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। व्हाट? ब्रेक इवन पॉइंट। ये बच्चों कमोडिटी 8 रुपए में बिक रही है और 10 रुपए में बन रही है। वी आर सफरिंग अ लॉस ऑफ हाउ मच? 2 रुपी। करेक्ट? करेक्ट चलो। कमोडिटी 7 रुपए में बिक रही है और 10 रुपए में बन रही है। वी आर सफरिंग अ लॉस ऑफ 3 रुपी। कमोडिटी मार्केट में सेल हो रही है 6 रुपए में और बन रही है 10 रुपए में। इट्स अ लॉस ऑफ हाउ मच? 4 रुपी। दिमाग की बत्ती जलाइए, मिनटॉस का बगैर। डू आंसर चिल्ड्रन, डू आंसर। 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यू शुड गो फॉर प्रोडक्शन और यू शुड स्टॉप प्रोडक्शन? यू शुड गो। 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, क्या करें हम लोग? वील गो फॉर प्रोडक्शन। और अगर हम 10 का बनाया हुआ सामान 10 पे ही बेच देते हैं, प्रॉफिट भी नहीं है और लॉस भी नहीं है, क्या करें? बनाना चाहिए। वेरी गुड। यहाँ पे बच्चों हमारा 2 रुपए का नुकसान हो रहा है, क्या करना चाहिए? नहीं बनाना चाहिए। चलिए, बट मेरे हिसाब से बनाना चाहिए। सर क्यों? कितना नुकसान हो रहा है बच्चों बनाने पे ना? 10 का बनाओगे 8 में तो बिक ही जाएगा, लॉसेस टू। बट अगर नहीं बनाएंगे, मैंने बोला ना बनाओ चाहे ना बनाओ 3 रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे। फैक्ट्री बंद करने में 3 रुपी का लॉस है और चलाने में 2 रुपी का लॉस है। क्या बोलना चाहते हैं आप? वी शुड प्रोड्यूस और वी शुड नॉट प्रोड्यूस? वी शुड, बिकॉज बिजनेस करेंगे तो 2 रुपए का नुकसान और नहीं करेंगे तो 3 रुपए का नुकसान। तो पेप्सी और कोक इसीलिए बिजनेस करते हैं, करने पे नुकसान कम है और बिजनेस ना करने पे नुकसान ज्यादा है। इसे आप प्रॉफिट डिटर्मिनेशन, एक आखिरी चैप्टर आपको माइक्रो इकोनॉमिक का, वहां पे आप इस एग्जांपल को फिर देखेंगे। तो वी शुड प्रोड्यूस और वी शुड नॉट? वी शुड। अच्छा, 3 रुपए का लॉस हो रहा है, वी शुड। क्यों? क्योंकि सर अगर आप बंद भी कर देंगे ना तो भी तो 3 रुपए का लॉस है। चलिए बनाते हैं, शायद कल को ज्यादा रेवेन्यू आ जाए तो प्रॉफिट हो जाए। यहाँ पे बच्चों बिजनेस करने में 4 रुपए का लॉस है और बंद करने में 3 रुपए। क्या करेंगे? हम शट डाउन कर देंगे। क्या करेंगे? शट डाउन। तो अगर बिजनेसमैन के पास बच्चों ये डेटा ही नहीं होगा, क्या ये डिसीजन ले पाएगा वेदर आई हैव टू प्रोड्यूस और नॉट टू प्रोड्यूस? नो। आपने नाम सुना होगा मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का।
जब मोदी जी ने अनाउंस किया लॉकडाउन पैंडेमिक स्टार्ट होने से पहले, तो उन्होंने अपनी फैक्ट्री भी बंद कर दिया, चलाते रहे? बंद कर दी, चलाते रहे। फैक्ट्री बंद हो गई कार बनाने की। दे स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग दैट, क्या बोलते हैं उसको, वेंटिलेटर्स एंड ऑल दैट, ये सब बनाने लग गए थे, बट कार का प्रोडक्शन बंद कर दिया उन्होंने। भाई मशीन थी, मशीन को रोबोटिक्स है, आप जैसे प्रोग्राम करोगे वैसे काम करेगी। अभी टायर में पहिया लगाना था, फिर मतलब टायर में पहिया कह रहा हूँ, जो उसका व्हील होता है, व्हील में आपको फिक्स करना था कार की बॉडी के साथ, ठीक है। अब नट बोल्ट वेंटिलेटर पे टाइट करना है, तो रोबोटिक्स मशीन तो कैसे भी काम कर सकती है। ओके, जब इनको पता लग गया मारुति वालों को कि लॉकडाउन लगने वाला है, दे केम टू नो कि अगले 3 महीने तक तो कार बिकेगी नहीं, तो उन्होंने अपना प्रोडक्शन क्या किया, डाउन कर दिया। कुछ वर्कर्स को छुट्टी दे दी और बोला भाई आप काम पे आते थे, आपकी सैलरी थी 50,000 रुपए महीना, अब आप घर पे बैठे हो ना, हम आपको 25,000 देंगे, निकाल नहीं रहे जॉब से, 25,000 देंगे, क्यों भाई, हम भी कुछ नहीं कमा रहे हैं, तो हम अपने पुराने जो रिजर्व्स हैं उसमें से आपको पैसा दे देंगे। तो अगर बिजनेसमैन को प्रोडक्शन करना है, तो स्टैटिस्टिक्स इज और नॉट इंपॉर्टेंट फॉर देम चिल्ड्रन, इट इज इंपॉर्टेंट, समझ गए। मेकिंग क्वालिटी कंट्रोल, सिर्फ गुड्स बना के बेच देना इज नॉट द पॉइंट। दे शुड सी टू इट कि जिस क्वालिटी का पैसा वो ले रहे हैं, उस क्वालिटी का सामान बाजार में जा रहा है या नहीं जा रहा। तो कंपनीज के क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट्स होते हैं। प्रोडक्ट को बनने के बाद, जैसे मम्मी खाना बनाने के बाद चेक करती है टेस्ट करके कि खाने लायक है या नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ होता है तो मम्मी उसका रिपेयर मेंटेनेंस करती है, नमक ज्यादा है, मिर्ची कम है, वगैरह वगैरह। पता लग गया कि सर आ रहे हैं खाने में, तो और मिर्ची जोक दो। समझ में आई बात। तो वैसे ही फैक्ट्रीज का भी क्वालिटी कंट्रोल होता है। खोपड़े में बात गई। और इन चीजों के लिए क्या बनाया जाता है, कंट्रोल चार्ट्स। ये कैसे होते हैं सर, आप जब कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे ना ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में, वहां पे आपको कंट्रोल चार्ट सिखाए जाते हैं। ओके, तो दैट इज ऑल्सो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली। इवन कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे पूरा काम ही स्टैटिस्टिक्स का और मैथमेटिक्स का होता है। कहने को कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं, होती स्टैट्स और मैथ्स है। समझ में आई बात कि नहीं आई। आपने देखा होगा कंपनीज हर साल 2 साल 3 साल में अपने कार्स के मॉडल को रीडिजाइन करती हैं। क्यों रीडिजाइन करती हैं? जब उनको लगता है कि सेल मिल रही है, मिल रही है, मिल रही है, वो ऐसा सोचते भी नहीं। बट जब उनको लगता है कि अब सेल मार्केट में कम हो रही है, क्योंकि अब लोग हमारी गाड़ी के मॉडल को पसंद नहीं कर रहे, तो कंपनी अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करती है। और बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट की रिसर्च टीम होती है कि भाई प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल क्या है, इसको पीएलसी बोलते हैं। व्हाट? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। टोयोटा का नाम सुना है आपने? वेरी गुड, जापानीज कंपनी। टोयोटा वाले जब इंडिया आए, तो उन्होंने किर्लोस्कर मोटर जनरेटर बनाते हैं लोग, उनके साथ जॉइंट वेंचर कर लिया। पहली गाड़ी इन्होंने कंट्री में लॉन्च की थी क्वालिस। गॉट इट क्लियर? और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थी 6 साल, कि भाई 6 साल के बाद इस गाड़ी की मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी एकदम बेकार, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स चले आएंगे। तो उन्होंने कॉलिस को डिसकंटिन्यू करके कौन सी बेचनी स्टार्ट कर दी? इनोवा। ये भी 5 7 साल 10 साल उन्होंने बेची। अब लोगों का मन इससे भी मन भर गया, तो इन्होंने इनोवा का ही क्रिस्टा मॉडल लॉन्च कर दिया। धीरे धीरे मैनुअल से ऑटोमेटिक पे आ गए, कुछ दिन बाद कुछ और चलता जाएगा, एंड सो ऑन। तो जो पीएलसी होती है ना, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये भी स्टैटिस्टिक्स के डेटा से ही डिसाइड होती है कि हमारा प्रोडक्ट कितना बिकेगा। मारुति वालों ने बच्चों 1983 में इंडिया में सेटअप किया अपने आप को। टिल 1996-97 एक ही मारुति 800 बिकती थी। जब लगा कि हुंडई आ गया मार्केट में, टाटा वाले अपनी गाड़ी लेके चले आए इंडिका, इन्होंने अपनी गाड़ी के मॉडल को चेंज किया। उसके बाद ऑल्टो लॉन्च की, और चेंज किया और चेंज किया। और जब चेंज एकदम मैक्सिमम हो गया, जिसके बाद लगा कि अब चेंज पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? मारुति 800 सर क्यों बंद कर दी? गवर्नमेंट ने इनको बोला कि आपकी गाड़ी ना पॉल्यूशन बहुत फैलाती है, तो आप दो काम करिए, तो गाड़ी को बंद कर दीजिए, और या तो भारत स्टेज 6 नॉर्म्स के तहत, पॉल्यूशन नॉर्म्स के तहत इसके इंजन को अपग्रेड करिए। कंपनी ने सोचा कि भाई इंजन को अपग्रेड करने में, नया इंजन लगाने में, मार्केटिंग एंड ऑल दैट में 6,000 करोड़ रुपए का खर्च होगा। कितना? बदले में इतना पैसा आएगा नहीं हमारे पास। इट इज बेटर कि इसको बंद करके ऑल्टो 800 लॉन्च कर देते हैं। उसके बाद अब वो भी बंद कर दी उन्होंने। नाउ दे आर ऑन टू ऑल्टो K10, जो इनकी चीपेस्ट व्हीकल है। समझ में आया? फिर मारुति ने देखा कि भाई हमारी 7-8 लाख की गाड़ी तो खूब बिकती है, उसके ऊपर की हमारी गाड़ी बिकती ही नहीं है। इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनी से रिसर्च करवाया, मैकेंजे हो गया, पीडब्ल्यूसी हो गया, डेलॉयट हो गया, एंड ऑल दैट। इन्होंने ये बोला कि आप एक गलती करते हो। क्या गलती करते हो? आप मालिक को और नौकर को एक ही टेबल पे खाना सर्व करते हो। क्या मतलब? जो 4 लाख की गाड़ी खरीदने आता है वो भी उसी शोरूम में आ रहा है, जो 12-13 लाख की मारुति सियाज खरीदने आ रहा है वो भी उसी शोरूम में आ रहा है। तो जो
आपका रईस बायर है, उसकी इज्जत का फालूदा हो जाता है। तो आप एक काम करिए, आप अपने शोरूम को अलग अलग करिए। जो काम निसान, रेनॉल्ट और डैटसन करते हैं, एक ही कंपनी है बच्चों, तीनों तीनों एक ही कंपनी है। एकदम घटिया गाड़ी डैटसन के नाम से बिकती है, सेमी घटिया रेनॉल्ट के नाम से बिकती है, और जो बहुत बढ़िया है वो निसान के नाम से बिकती है। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? यही काम वॉक्सवैगन भी करता है, हुंडई भी करता है। वॉक्सवैगन और हुंडई नहीं पैसा लगा के ऑडी खोला, तो ऑडी जो है ये वॉक्सवैगन का ही ब्रांड है, समझ में गया? बट द एक्सपेंसिव लग्जूरियस कार्स आर सोल्ड इन द नेम ऑफ ऑडी, द चीपर वंस आर सोल्ड इन द नेम ऑफ वॉक्सवैगन। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो मारुति वालों ने डेटा एनालाइज किया, चेक किया कि हाँ भाई हो तो यही रहा है कि हमारे शोरूम से सस्ती गाड़ियां बिकती हैं बट महंगी नहीं बिकती। तो उन्होंने एक डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर फील दिया। अब ये मारुति के अरीना शोरूम में चले जाइए और आपको कार लेनी है, मान लीजिए विटारा ब्रीजा, या मान लीजिए वो कौन सी होती है, नहीं ब्रीजा तो पहले आती थी, बंद हो गई, अब विटारा ब्रीजा के नाम से आती है। नहीं नहीं, अब विटारा ब्रीजा के नाम से आती है। अच्छा अच्छा, चेंज हो गई होगी, इस पे कहाँ बहस करेंगे हम लोग, गॉट इट क्लियर। फिर आपको ऑल्टो गाड़ी लेनी है, या मान लीजिए आपको एस्प्रेसो लेनी है एंड ऑल दैट, या स्विफ्ट लेनी है, ये इनकी चीपर रेंज है, इसका शोरूम अलग कर दिया। और फ्रॉन्क्स, विटारा ब्रीजा, सियाज, इग्निस, बलिनो, इनका शोरूम अलग कर दिया। अब आप इनके अरीना शोरूम में जाइए, आपके गाड़ी में क्या डिस्काउंट दोगे? सर 25,000 रुपए आपको छोड़ देंगे। और आप इनके नेक्सा शोरूम में चले जाइए, छोड़ेंगे तो 1 रुपए नहीं आपको। एक्सेसरीज चाहे आप 50,000 की फ्री में लगवा लीजिए नेगोशिएट करके। सेम इज विद होंडा, होंडा वाले आपको पैसे में डिस्काउंट नहीं करेंगे, एक्सेसरीज दे देंगे। मतलब ये गंदी मार्केटिंग नहीं करते हैं। तो मारुति वाले एकदम हिंदुस्तानी बनिया की तरह काम चलाते थे अपना, कस्टमर भाग रहा है चलो 5,000 और छोड़ दो। समझ में आया कि नहीं आया? बट नेक्सा शोरूम में इन्होंने अपनी इन सब दलिद्र हरकतों को कंट्रोल किया है, क्योंकि इनको कॉम्पीट किसके साथ करना है? Hyundai और होंडा के साथ कॉम्पीट करना है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? मेरी कार का भी वाइपर ब्लेड खराब हुआ, तो आई वेंट टू द सर्विस सेंटर, तो कह रहे सर वो पूरा चेंज होगा, 800 रुपए का आता है। मैंने कहा सिर्फ वो रबर वाला पार्ट खराब हुआ है। कह रहा नहीं सर हमारे यहाँ तो नहीं मिलता वो। आई वेंट टू द लोकल मार्केट, वो कह रहा सर 120 रुपए में मिल जाएगा। खोपड़े में बात गई। तो कह रहा है पर बिल हम नहीं दे पाएंगे आपको। मैंने कहा मेरे को बिल की क्या जरूरत है? तो मैंने कहा कैसे, वो तो नहीं दे रहा था। कह रहा सर ये जो नेक्सा की गाड़ियां है ना, इसके स्पेयर पार्ट बाजार में इस तरह से आते ही नहीं है। मैंने कहा तुम कहां से पैदा करके लाओगे? कह रहा है जो आपकी गाड़ी में वाइपर लगा ना, स्विफ्ट वाला ही लगा है, स्विफ्ट के नाम से बाजार में बिकता है, इग्निस के नाम से बाजार में। मैंने कहा वाह गजब, एक्सेलेंट, मजा आ गया सुन के। तो मान लीजिए कि आपके कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे कोई ट्रांजिस्टर लगा है छोटा सा, अगर आप दुकानदार को बोलेंगे एचपी का, एप्पल का लैपटॉप है, मदरबोर्ड में ट्रांजिस्टर खराब हो गया, लो बदल दो, कहेगा कितने का भैया? 800 रुपए का। अगर आपके हमारे दादाजी का ट्रांजिस्टर का खराब हो गया, अच्छा 5 रुपए दे दो। नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो बिजनेसमैन डेटा कलेक्ट करता है कि जो 20,000 का फोन खरीद रहा है, इस आदमी की औकात 50 रुपए के टेम्पर्ड और 100 रुपए के कवर से ऊपर नहीं है। बट जिसने ये वाला मोबाइल खरीदा है, ये 2,000 दे देगा आराम से। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियरली अंडरस्टूड? तो बिजनेसमैन बच्चों डेटा कलेक्ट करते हैं और इससे खूब नाजायज फायदा उठाते हैं। तो आपको बचना है। खोपड़े में बात गई। आप बोलिए कि हमारे पास एप्पल मैकबुक प्रो है, उसका कैरी बैग दे दो, रेट स्टार्ट होगा 4,999 से। कितने से? 4,999 से। लेनोवो का लैपटॉप है, बैक पैक दे दो 499। समझ में? भाई जो 2.5 लाख का लैपटॉप ले रहा है वो तो 4,000 रुपए कवर पे खर्च कर देगा। आप बोलिए वुडलैंड का जूता है, फीता दे दो, लेसेस दे दो, 1,000 रुपए की, 500 रुपए की। एक्शन का है 399, 499, 599, लेसेस दे दो 25 रुपए की। समझ में आई बात कि नहीं आई? नहीं आई? समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो ये डेटा बिजनेस कम्युनिटी कलेक्ट करती है। समझ गए बच्चों? किस लिए कलेक्ट करती है बता दिया मैंने आपको, मार्केटिंग स्ट्रेटजी। एप्पल का ईयरफोन 11,999, समझ में आ गया? बटन वाला टुक टुक वाला फोन है, ईयरफोन 199। समझे कि नहीं समझे? पक्का? कंफर्म? yesterday went to बाटा शोरूम, द पर्सन सेड सर ये फ्रेश अराइवल आया। मैंने कितने का जूता? कह रहा 3,999 का। क्या सर डिस्काउंट है 25% इसके ऊपर? मैंने कहा मेरी थोड़ी मैथ्स कमजोर है, तुम बताओ कितना है? सर 1,000 का डिस्काउंट हो जाएगा। मैंने कहा एक्शन का कैंपस का जूता मिंत्रा पे 799 का मिलता है। समझ में आ गया? और आप वाली ही क्वालिटी है। अब सर वो ऑनलाइन है, हम क्या करें? तो ऑनलाइन वाला क्या सोच रहा है, मैं 799 के 1 लाख पीसेस बेचूंगा, और ये 3,999 वाला ये 100 पीस बेच पाएगा। तो हुज मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज बेटर?
मिंत्रा। आप रिलायंस डिजिटल के शोरूम में जाइए, अभी मैंने एक्सपीरियंस किया था एप्पल का, जब आप चार्जर खरीदेंगे कैश पेमेंट करके स्टोर से तो प्राइस इज 2000, और अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करके खरीदते हैं स्टोर में ही डिलीवर होगा। दो ऑप्शन है, पिक एट स्टोर या होम डिलीवरी। आप पिक एट स्टोर या होम डिलीवरी करें बट ऑर्डर ऑनलाइन होगा, ऑर्डर ऑनलाइन, तो आपको 2000 का सामान 1570 का मिलेगा। सर ऐसा क्यों, वहीं से सामान मिलना है? ऐसा इसलिए कि वो आपकी एक आदत डालना चाहते हैं कि आप स्टोर पे डिपेंडेंट ना हो, आप ऑनलाइन पे डिपेंडेंट हो, कि 5 साल बाद हम स्टोर से नौकरों को निकाल दे बाहर, समझ में आ गया, और आपके साथ ऑनलाइन बिजनेस करें। नहीं समझ में आई बात? बात समझ में आ गई? तो आई वाज अमेज्ड टू से दिस। तो व्हेन आई वेंट टू दैट स्टोर 2-3 मंथ्स अगो, मैंने बोला भाई एक आईफोन 14 का चार्जर दे दीजिए। कह रहे हाँ सर 2000 का है। मैंने कहा वेबसाइट पे तो 1570 है। क्या सर आप वेबसाइट से ऑर्डर करिए और पिक एट स्टोर को ऑप्शन डाल दीजिए, तो हम आपको यहाँ से डिलीवरी दे देंगे, और नहीं चाहिए तो आपके घर भी पहुंचा देंगे, फिर 1570 लेंगे। मैंने कहा व्हाट इज दिस न्यूसेंस, ऐसा क्यों है? तो उनका वहां पे एक सीनियर मैनेजर था, कह रहा है एसी का खर्चा नहीं होता ना ऑनलाइन में, इसलिए सस्ता बेचते हैं। तो मैं खैर समझ गया था ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। तो सर अमेजोन ये काम क्यों नहीं करता? अमेजोन भी अपना स्टोर खोल ले। अमेजोन को हिंदुस्तानी कस्टमर को झेलने की तमीज नहीं है। हिंदुस्तानी कस्टमर को आप फ्री में भी सामान देंगे ना, कुछ तो गड़बड़ है। इतनी गिरी हुई सोच होती है, इतनी गिरी हुई सोच होती है, फ्री में खाई दे रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। कहेगा अच्छा पैसा भी दो साथ में। एकदम दलितर टाइप के कस्टमर होंगे। पूरे ग्लोब में सबसे दलितर कस्टमर हिंदुस्तान के होते हैं, सबसे दलितर। तो मुकेश चाचा समझ गए, मतलब मुकेश अंबानी जी, कि ये तब खरीदेंगे सामान जब हम भरोसा दिलवाएं। अब भाई ऑनलाइन लोग शॉपिंग करने में इसलिए डरते हैं, पता नहीं क्या सामान आ जाए। तो रिलायंस कह रहा है आओ 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 आओ, जैसे वो अमरीश पुरी और शाहरुख खान दिलवाले दुल्हनिया में आओ 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 पिचिंग को करते, वैसे ही आइए हमारे स्टोर में, आइए पूरी तरह से सुपर सेटिस्फाई हो जाइए। जब सेटिस्फाई हो तब सामान ले जाइए। प्राइस वही देंगे जो अमेजोन देता है, प्राइस वही देंगे जो अमेजोन देता है। पहले रिलायंस ऐसे ही करता था, 500 का कूपन भी देता था साथ में, 5000 की शॉपिंग में, 2000 की शॉपिंग में। धीरे धीरे फुटफॉल होने लग गया, स्टोर में लोग आने लग गए, कूपन बंद, कैशबैक बंद। पहले कैशबैक भी था, कूपन भी था, सामान भी सस्ता था। तो पहले कैशबैक बंद किए, फिर कूपन बंद किए, सामान सस्ता देना स्टार्ट है। फिर आपको बोला गया कि स्टोर में कैश पे करके या कार्ड से लेंगे, हमारी वेबसाइट को यूज नहीं करेंगे तो 2000 में मिलेगा, बट अगर हमारी वेबसाइट को यूज करेंगे तो 300-400 रुपए और छोड़ देंगे आपको। व्हाट दे आर डूइंग, दे आर क्रिएटिंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ बाइंग मेंटालिटी इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर। वो चाहते हैं कि कंज्यूमर ऑनलाइन बाइंग पे अपने आप को कन्वर्ट कर ले एज सच। समझ में आ गया? तो हो सकता है 5 साल बाद आपको रिलायंस डिजिटल के जो अभी हर गली मोहल्ले में स्टोर नजर आ रहे हैं पूरे शहर में, एक या 10 साल बाद एक भी स्टोर नजर नहीं आएगा। दे विल डू ओनली ऑनलाइन बिजनेस। तब तक वो आपका भरोसा जीत चुके होंगे। अभी भी नहीं समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? सो अकाउंट्स राइटिंग एंड ऑडिटिंग, सर इसमें भी स्टैट्स आ गई। यस, हर बिजनेसमैन बच्चों अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा कि नहीं करेगा? वो भी क्या है, डेटा ही तो है एक तरह का। जर्नल बनाते हैं तो लेजर बन जाता है, लेजर बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस। अगर जर्नल का डेटा ही ना हो क्या लेजर बनेगा? नो। लेजर का डेटा ना हो ट्रायल बैलेंस बनेगा, और ट्रायल बैलेंस का डेटा ना हो तो सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग भी नहीं हो सकती। पीपल अंडरस्टूड हाउ मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज वर्किंग है? यहाँ पे लिखा ना एनालाइज द डेटा ऑन पॉपुलेशन। मैंने एक्सपीरियंस किया बच्चों, टाटा का एक स्टोर है वेस्ट साइड। आई वेंट टू द स्टोर ऑफ प्रयागराज ऑल्सो। 4 तरह के लेडीज सूट, 3 तरह की जीन्स, 5 तरह की शर्ट, बच्चों के 6-7 तरीके के कॉमन कपड़े, फुल स्टॉप। बट गो टू पलाशियो पैसिफिक इन लखनऊ, आपको वहां पे पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग मिलेगा। देन गो टू साकेत डीएलएफ मॉल न्यू दिल्ली, वहां पे भी वेस्ट साइड है, वहां पे वैरायटी और डिफरेंट मिलेगी। सर ऐसा क्यों होता है? जगह के हिसाब से, पब्लिक की लाइकिंग, मतलब हिंदी बोले पब्लिक की औकात के हिसाब से जितना वो अफोर्ड कर पाएंगे। अब 1999 की जीन्स आप इलाहाबाद में बेचेंगे तो लोग कहेंगे आधी दे दो काट के हमको। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? पक्का? तो इस तरह की मेंटालिटी होती है लोगों की। खोपड़े में बात गई? तो दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर, इसलिए उनका जो स्टॉक भी होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ होता है। परचेजिंग पावर, हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर, कॉम्पिटिटर प्राइसिंग। अब उनको पता है कि भाई दिल्ली में हमारा कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है वहां पे वो 25% डिस्काउंट दे दे,
बट उनको पता है कि लखनऊ में देयर इज नो कंपटीशन, तो स्टोर पे हो सकता है कोई डिस्काउंट दे ही ना। तो प्लेसेस टू प्लेसेस इट अल्टीमेटली कीप्स ऑन चेंजिंग। खोपड़े में बात गई बच्चों या बिल्कुल भी नहीं गई? समझ में आ गया? चलिए, सो एवरेज प्रोडक्शन क्या है भाई? यूनिट ऑफ लेबर क्या खर्च हो रही है, एक घंटे में कितना आउटपुट होता है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, ये सारे फैक्टर्स, सारे पैरामीटर्स देखे जाते हैं, तब जाके बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करता है। सो पीपल अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो बच्चों लिख लिए सारे पॉइंट्स, ऑल 6 लिख लीजिए फटाक से, ऑल 6 पॉइंट्स की हेडिंग लिख लीजिए फास्ट, क्विक क्विक क्विक। लेट्स प्रोसीड फर्दर विद व्हाट इज कॉल्ड एज, अच्छा तो बहुत कुछ पढ़ लिया, कुछ तो गड़बड़ियां भी होंगी अगर कुछ अच्छा है तो। सो पुट द हेडिंग टाइटल्ड एज लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कितना है ये तो बता देगा, कैसा है ये नहीं बता पाएगा। व्हाट इज द प्राइस ऑफ फूड इन द रेस्टोरेंट, हाउ मच क्वांटिटी डू दे सर्व, इट इज सफिशिएंट फॉर ईटिंग फॉर 1 पर्सन और 2 पर्सन और 3 पर्सन, ये बता देगा। बट अच्छा कितना लगा, गुड बेटर बेस्ट हो सकता है, नंबर में एक्सप्रेस नहीं हो सकता। सो दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन, डज नॉट स्टडी व्हाट इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव फिनोमेना। सो इट कैन नॉट टेल कि भाई लोगों के अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ ऑनेस्टी कितनी है। गरीबों का नंबर बता देंगे, गरीबी कितनी है नहीं बता पाएंगे। कितने लोगों का वेलफेयर हुआ ये बता देंगे, बट वेलफेयर से कितना सेटिस्फैक्शन मिला ये नहीं बता पाएंगे। समझ में आ गया? कितने लोग बदसूरत हैं और कितने लोग सुंदर हैं ये पता लग जाएगा, बट हो सकता है कोई देखने में तो शक्ल से ऐश्वर्या राय की तरह हो और हरकतें उसकी एकदम सो कॉल्ड विजय माल्या की तरह हो। समझ में आई बात कि नहीं? तो देखने में कभी इंसान की जो फेस वैल्यू होती है बहुत बढ़िया होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू 0। समझ में आ गया? देखने में हो सकता है कोई अफ्रीकन निग्रो लग रहा हो, बट है बड़ा सोशलिस्ट टाइप का, एकदम गांधी जी की आत्मा उसके अंदर, एकदम अहिंसावादी। समझ में? घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, देखने में बड़े छोटे लगते हैं, पता लगा मम्मी उंगली काट लिया, उंगली चली गई अंदर, तो ऐसे भी खतरनाक हो सकते हैं। हेल्थ, देखने में तो इंसान बहुत बढ़िया लग रहा है, देखने में इंसान बहुत बढ़िया लग रहा है, उसका पूरा बॉडी का हेल्थ चेकअप हुआ, हार्ट में 15-20 छेद नजर आ रहे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं नहीं घबराने की बात नहीं है, वेन्स और आर्टरीज के होते हैं, परेशान मत होइए। कह रहा अच्छा हम तो डर गए थे, पड़ोस में एक अंकल थे उनका एक छेद था, हार्ट में मर गए, हम 15-20 जिंदा कैसे हैं? ओके, कह रहे इतनी तारे लटकनी तो काट तो बेकार है सब। सो चिल्ड्रन, हेल्थ में आपका डायबिटीज लेवल क्या है, कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, सब पता लग जाएगा, बट उससे आपको इफेक्ट क्या हो रहा है ये पता स्टैटिस्टिक्स नहीं बता पाएगी। व्हाट इट? तो ये होते हैं क्वालिटेटिव फिनोमेना। तो मेनी अ टाइम इट हैपेंस कि 90 का स्कोर भी बहुत अच्छा होता है, और कितनी बार ऐसा भी होता है कि 99 का स्कोर भी बहुत बेकार हो। तो इफ यू हैव स्कोर्ड 90 मार्क्स, इट इज गुड और बैड चिल्ड्रन? इट इज गुड और बैड? चलिए मान लेते हैं कि भाई आप बोल रहे हैं 90 इज वेरी गुड, बट ये आपकी क्लास में आपका लोएस्ट स्कोर था। क्या था? लोएस्ट, देन इट इज नॉट गुड। बट इफ आई से ये आपकी क्लास में हाईएस्ट था, देन इट इज गुड। 99 पे सर क्या है? मान लीजिए कि सो कॉल्ड 99 आपका स्कोर आया, तो सम वुड से इट इज गुड। कब गुड होगा? जब ये हाईएस्ट होगा। और अगर सबका ही 99 आया है तो फिर गुड जैसा कुछ भी नहीं है। समझ गए? Statistics does not deal with individuals. It deals with what children? Aggregates. एक बच्चे के मार्क्स से कुछ नहीं पता लगेगा जब तक पूरी क्लास का एवरेज ना निकाले। एक बच्चे के मार्क्स आपको पता लग गए बट उसने अच्छा परफॉर्म किया कि पुअर परफॉर्म किया, ये तो क्लास परफॉर्मेंस के हिसाब से ही पता लग पाएगा जब हम उसको एवरेज से कंपेयर करेंगे। मेनी स्कूल्स हैव द आइडिया, और काफी स्कूल्स में तो रिपोर्ट कार्ड में मार्क भी किया जा रहा है क्लास एवरेज क्या और आपके बच्चे के मार्क्स क्या है। तो मान लीजिए क्लास एवरेज इज 78 बट द स्टूडेंट हैज गॉट 84 मार्क्स। समझ में आया? तो घर में खूब डांट पड़ेगी इसको, नालायक 84 ला सकते थे तो 100 भी ला सकते थे। समझे? क्लास एवरेज इज 78 बट आपके बेस्ट फ्रेंड के आए हैं 38। उसके पापा बहुत खुश थे, नालायक कम से कम पास हो गया, नहीं तो हमको तो लग रहा था पेप्सी होगा, मतलब दिल मांगे मोर, 1 साल और पढ़ेगा इसी क्लास में, रिसर्च करेगा। समझ गए बात को? तो इट डज नॉट डील विद इंडिविजुअल्स, इट डील्स विद टोटल्स। डेटा कैन बी मिस यूज। हाँ सर समझ गए सर, वो मूवी में होता है ना
इंडिया के किसी इंसान ने आर्मी का सीक्रेट डेटा लीक कर दिया किसी दूसरी कंट्री को, तो अगर ये डेटा लीक हो जाए तो इट कैन पोज ह्यूज प्रॉब्लम्स। ऐसे ही मान लीजिए बच्चे को मार्क्स बता दिए गए, उसका डेटा उसके दोस्त ने उसके घर जाके बता दिया, समझा, मिसयूज किया उसने, समझे बात को, लिख लीजिए बच्चों, रिटन ऑल 3 पॉइंट्स, क्विक क्विक क्विक, फर्स्ट रिटन, चलिए सेकंड थर्ड भी लिख दीजिए, ओनली पुट द हेडिंग्स, नथिंग एल्स। Statistics result are true only on average. If the class average is 78 marks, what does this indicate? That every student has scored 78. एवरेज अगर 78 मतलब हर बच्चे के 78 मार्क्स हैं, किसी के 90 भी होंगे, किसी के 65 भी होंगे, तो एवरेज बता देगा ये आपको, बट ये एग्जैक्ट रिजल्ट आपको कभी भी नहीं बता पाएगा। गॉट इट? स्टैटिस्टिक्स लॉज आर नॉट एग्जैक्ट। सर इसका मतलब क्या होता है? बर्थ रेट एंड डेथ रेट, आई होप सो ये सबने बातें सुनी होंगी। नंबर ऑफ पीपल टेकिंग बर्थ per 1000 is birth rate, number of people dying per 1000 is death rate। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इंडिया का डेथ रेट 25 का है, इसका मतलब हर 1000 में 25 लोग मरते हैं। ओके, तो अब बर्थ रेट जैसा चल रहा था कैलकुलेशन से बता दिया गया, क्या जिंदगी भर वैसे ही रहेगा? एब्सोल्युटली नॉट, वो फ्लक्चुएट करेगा। कभी बर्थ रेट बहुत हाई हो जाएगा तो पॉपुलेशन बूम कर जाएगा, कभी डेथ रेट और हाई हो जाएगा तो पॉपुलेशन बहुत कम हो जाएगी। तो दिस कीप्स ऑन चेंजिंग, क्योंकि ये डेटा पे बेसिस है। जब डेटा चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली ये टर्म्स भी चेंज हो जाएंगे। इंडिया में गवर्नमेंट ने गर्ल्स एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप देनी स्टार्ट कर दी। एज अ रिजल्ट कंपेयर किया कि स्कॉलरशिप के पहले लिटरेसी रेट वाज लो, स्कॉलरशिप के बाद लिटरेसी रेट बढ़ गया। तो मतलब स्कॉलरशिप देना इज फेवरेबल, वाज अ गुड डिसीजन बाय द गवर्नमेंट और अ बैड डिसीजन? गुड डिसीजन। ओनली एक्सपर्ट्स कैन मेक बेस्ट यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जिसको आता ही नहीं मैथमेटिकल कंटेंट, जो एनालिसिस करना, इंटरप्रिटेशन करना नहीं जानता, क्या बच्चों वो स्टैट्स के डेटा को इस्तेमाल कर पाएगा? नॉट एट ऑल। तो यू शुड बी हाईली एजुकेटेड फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस। स्टैटिस्टिकल डेटा शुड नॉट बी यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, चलो ना, आपने सुना होगा ट्रेंड्स, रिलायंस का एक क्लॉथिंग ब्रांड है, इंडिया में इनके शोरूम है, बाहर भी हो सकते हैं। या मान लीजिए हम बात करते हैं वैन हुसैन की, तो वैन हुसैन जो शर्ट इंडिया में बनाता है, कि एक एक इंसान का मेजरमेंट लेके बनाता है, एक एवरेज डेटा ले लिया कि भाई 30 साल का इंसान क्या हेल्थ हाइट रखेगा, उसके हिसाब से सो कॉल्ड शर्ट्स बन जाएंगी। क्या सेम डेटा अफ्रीका में यूज होगा? नो। क्या सेम डेटा चाइना में यूज होगा? वहां तो सो कॉल्ड डेटा चेंज हो जाएगा। अफ्रीका में बड़े हिडम्बे हिडम्बे टाइप के लोग होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? चाइना में तो लोग लिलीपुट से पूरी शॉपिंग कर लेते हैं, खोपड़े में बात गई। तो ये डेटा अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरह से चलेगा। अब लोग इतना ज्यादा बर्गर चाउमीन पिज्जा खाने लग गए हैं तो सरकमफ्रेंस बढ़ने लग गया उनका। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो भाई अब इस तरह के भी कपड़े मिलने लग गए हैं कि भाई किसी का वेस्ट साइज ज्यादा है बट हाइट हेल्थ ऐसी नहीं, तो उस हिसाब से स्टिचिंग की जाएगी। तो अकॉर्डिंगली ये डेटा हर जगह सेम नहीं होगा। यूके के लोग हो गए, देयर आफ्टर यूएस के लोग हो गए, वो थोड़े ज्यादा लंबे होते हैं, तो उनके हिसाब से वहां पे डेटा देखकर उस तरह की कपड़े हम डिजाइन कराएंगे। तो केल्विन क्लेन अपना टी शर्ट और ट्राउजर इंडिया में बेचता है, अफ्रीका में बेचेगा, चाइना में बेचेगा, यूएस में बेचेगा, बट सब जगह जो मेजरमेंट होगा वो डिफरेंट होगा। 6 नंबर जूता जो यूएस में बिक रहा हो सकता है यहाँ के 9 नंबर के बराबर हो। समझ में गया? और यहाँ पे जो 8 नंबर का जूता बिक रहा है हो सकता है चाइना में 15 नंबर के बराबर हो, कुछ भी हो सकता है वो। फाइन, समझ में गया? डिस्ट्रस्ट, सर इसका क्या मतलब होता है? मेनी अ टाइम्स डेटा तो है आपके पास बट आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये सही है या गड़बड़। व्हाट इट क्लियर? इट मे नॉट बी रिलायबल, डिपेंड करता है कलेक्ट कैसे हुआ है। अभी गवर्नमेंट जब लोगों को भेजेगी घर घर कि जाओ इकट्ठा करके लाओ पॉपुलेशन का डेटा, आई रिपीट चिल्ड्रन, पॉपुलेशन का डेटा, तो कुछ लोग तो सही में कलेक्ट करेंगे, अदर्स विल डू व्हाट? वो गूगल तो नहीं करेंगे, पिछला डेटा था उसी में 5-10% प्लस माइनस कर देंगे और डेटा सबमिट हो गया। तो कैन वी से दैट वी कैन ट्रस्ट स्टैटिस्टिक्स? नॉट एवरीवेयर। व्हाट इट क्लियर? हो सकता है कि हमने जो टूल्स यूज किए हैं, मीन, मीडियन, मोड एंड ऑल दैट, वो सही तरीके से इस्तेमाल ना किए हो, तो जो आउटपुट भी आएगा वो सही नहीं आएगा।
समझ गए दोनों बातों को? समझ गए दोनों बातों को? पक्का? तो कॉज ऑफ डिस्ट्रस्ट नोट कर लीजिए बच्चों आप लोग। द कॉज, अनरियलिस्टिक, डेलिब्रेट मिसयूज हो सकता है, इग्नोर कर सकते हैं हम कुछ लिमिटेशंस को, और जो मेथड्स हमने यूज किए, आपको पता लगाना है कि बेस्ट क्रिकेटर कौन है। आपको यूज करना था स्टैंडर्ड डिविएशन, आपने मीन कैलकुलेट कर लिया। इट्स जस्ट लाइक दैट कि मम्मी की साड़ी थोड़ी सी गंदी हो गई, आपने वैनिश लगा दिया उस पर, साड़ी ही वैनिश हो जाएगी। ओके, बिकॉज इट्स अ वेरी डेलिकेट क्लोथिंग, तो आपको वैनिश इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। कैसे रिमूव किया जाए? लिमिटेशंस को दिमाग में रखिए, सिर्फ पढ़े लिखे एक्सपर्ट्स इसको यूज करें। केयरफुल इंक्वायरी कर लीजिए कि डेटा किस पर्पस के लिए कलेक्ट हुआ था, तो आपके लिए इस्तेमाल करने लायक है या नहीं, अकॉर्डिंगली यूज इट। ये नहीं कि कोई भी व्हाइट कलर का पाउडर किचन में रखा उसको नमक या चीनी ही समझना है। चीनी था, आपने नमक समझ के सब्जी में डाल दिया, नमक था, चीनी समझ के चाय में डाल दिया। क्या फिटकरी हो तो इंसान फिटकरी बन जाएगा। ओके, ग्रेट केयर एंड कॉशन शुड बी एक्सरसाइज जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, एंड इम्पार्शियल होना चाहिए। इम्पार्शियल का मतलब, अगर डेटा कलेक्ट हुआ रिफ्लेक्टिंग टू सम जेंडर, रिफ्लेक्टिंग टू सम रिलीजन, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो बच्चों ये बात समझ में आ गई कि स्टैटिस्टिक्स को यूज करना है जस्ट नॉट लाइक कटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई। चलिए, तो इसी के साथ हमारा मीनिंग, मेरिट्स, डीमेरिट्स, लिमिटेशन वाला चैप्टर होता है समाप्त। कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क।